हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति चैप्टर नंबर है क्या एक है और शीत युद्ध का दौर, इसी के बारे में हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अमेरिका, सोवियत संघ और उसके संबंधित सहयोगियों के बीच प्रतियोगिता थी। अमनिष्ट क्या हो जाएगा? यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। इसमें हथियारों की होड़ मच गई। द अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे। तो इसमें द सही हो जाएगा आंसर। द अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्धों में लगे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसमें विकल्प है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीतियों को अपनाने में समर्थ बनाना, व किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इनकार करना, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना, द वैश्विक आर्थिक विषमताओं की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर बनेगा क्या? बा सही आंसर देख सकते हैं, लिखा है, मैं सब लिख दिया हूँ साफ साफ। किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए इनकार करना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो क्या हो जाएगा? उत्तर सही है। का क्या गठबंधन सदस्यों के अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था? उत्तर सही है, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, सदस्य देशों को विचारधारा और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन था। ये भी सही है। अब नेक्स्ट, आगे क्या है? जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता है तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता है। सही है। अब आगे क्या कहा? महाशक्ति या सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती हैं। गलत। आगे क्या है? नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे है कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। तब कैसे हो गए देखिए। अब पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, उसके बाद फिर अब आगे क्या साथी? पोलैंड, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका। अब इतना हो गया। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अब पोलैंड साम्यवादी गुट, फ्रांस पूंजीवादी गुट, जापान पूंजीवादी गुट, नाइजीरिया गुट निरपेक्ष, उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट, श्रीलंका गुट निरपेक्ष। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन है 5, शीत युद्ध के हथियारों की दौड़ के साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण भी पैदा किया। इन दोनों घटनाक्रमों के क्या कारण थे? उत्तर शीत युद्ध अब दूसरे विश्व युद्ध के अंत के साथ होती है। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में मित्र देशों की सेना में जर्मनी, इटली और जापान के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियों को हराकर दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ, जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था लेकिन एक शीत युद्ध था जिसमें दोनों राष्ट्रों के बीच हथियारों की दौड़ शामिल थी। इन दो शक्तियों का समर्थन करके कई राष्ट्र इस प्रतिद्वंदिता में शामिल हो गए। इन हथियारों की दौड़ के साथ साथ हथियारों पर नियंत्रण के पीछे
प्रमुख कारण एक महाशक्ति बनने और दुनिया भर में आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति में दो शक्तियों का उदय होता है जो मूल रूप से हथियारों पर नियंत्रण, हथियारों की दौड़ पर आधारित थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य मकसद था। आगे क्या हो जाएगा? महाशक्तियों के पास छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों थे? कारण बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन स्थापित किए हैं ताकि वे अपने संसाधनों के लिए इन राष्ट्रों का उपयोग कर सके और इन संसाधनों का उपयोग कर सके। ये छोटे राष्ट्र इन महाशक्तियों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इन राष्ट्रों की शक्ति को केवल विशाल सैन्य हथियारों के नियंत्रण से दिखाया जा सकता है। इसलिए विशाल हथियारों का उत्पादन करके वे अन्य देशों पर अपनी शक्ति और आधिपत्य दिखा सकते हैं। ये छोटे राष्ट्र भी वैचारिक रूप से महाशक्तियों का समर्थन करते हैं। इन छोटे देशों के महाशक्तियों को जितना अधिक समर्थन मिलता है उतना ही उन्हें मुनाफा मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा साथियों? अब आगे देखिए। कभी कभी यह कहा जाता है कि शीत युद्ध सत्ता के लिए एक सरल संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए एक उदाहरण दें। उत्तर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध स्पष्ट रूप से सत्ता के लिए संघर्ष था, लेकिन यह भी वैचारिक रूप से आधारित था कि जितने छोटे गठबंधन इन महाशक्तियों में शामिल हुए उससे पता चलता है कि वे इन महाशक्तियों का समर्थन न केवल सत्ता के लिए बल्कि उनकी विचारधारा के लिए भी करते हैं। सैन्य गठबंधन के लिए अमेरिका का समर्थन करने वाले छोटे राष्ट्रों ने वैचारिक रूप से राष्ट्र का समर्थन किया क्योंकि वे इस महाशक्ति के साथ थे और अमेरिका के विचारों को बढ़ावा देते थे। चलिए आगे क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति भारत की विदेश नीति क्या थी? क्या आपको लगता है कि इस नीति ने भारत के हितों की मदद की? उत्तर: भारत दोनों महाशक्तियों का हिस्सा नहीं था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसे शीत युद्ध के संघर्षों को कम करने और कुछ गंभीर संकटों को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के एक महत्वपूर्ण नेता थे। जिन्होंने दोनों कोरियाई लोगों के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस नीति का दुनिया के नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने बहुत समर्थन किया। जो राष्ट्र NAM का हिस्सा थे वे गुटनिरपेक्षता में शामिल हो गए क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महाशक्तियाँ उन्हें या उनके संसाधनों को नियंत्रित करें। इसलिए NAM की नीति नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सफल रही और यह अभी भी विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट देखिए। तीसरी दुनिया क्या है? तीसरी दुनिया के देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरा विकल्प माना गया। शीत युद्ध के चरम के दौरान इस विकल्प ने इन देशों के विकास में कैसे मदद की? उत्तर: गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों के लिए तीसरा विकल्प माना जाता था। निरपेक्षता की इस नीति ने तीसरी दुनिया के देशों को विभिन्न तरीकों से मुनाफा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के जिन देशों को आज़ादी मिली वे अपनी शक्तियों और संसाधनों पर किसी भी तरह का वर्चस्व और नियंत्रण नहीं चाहते थे। इन महाशक्तियों के छोटे गठबंधनों ने इन महाशक्तियों को सैन्य और वैचारिक सहायता प्रदान की, लेकिन नए स्वतंत्र देश अपनी
प्रगति पर वैचारिक नियंत्रण का कोई आर्थिक अधिकार नहीं चाहते हैं। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरे विश्व के देशों के लिए एक बड़े स्तर पर फायदेमंद था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ENAM अब अप्रासंगिक हो गया है? अपनी राय का समर्थन करने के लिए कारण दे। तो उत्तर क्या हो जाए? यह कथन कि ENAM अप्रासंगिक हो गया है सही नहीं है, क्योंकि यह विश्व राजनीति में अभी भी प्रासंगिक है। ENAM एक सफल पहल थी जिन्होंने भारत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया और भारत को विश्व स्तर पर निर्णय लेने के में सक्षम बनाया। उस समय चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। यह इन महाशक्तियों को शांति प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ENAM ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को भी लाभान्वित किया ताकि वे व्यक्तिगत रूप से न कि इन महाशक्तियों के नियंत्रण में विकसित हो सके, जो उस समय वास्तव में महत्वपूर्ण थे। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे भी ये मूल विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन आंसर का नोट्स पूरा हुआ। आप सभी लोग इसका अध्ययन कर लेंगे साथियों, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।